हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मूवीज़ ऑलराउंडर। आज मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ मूवी डीप वाटर हॉरिजॉन। ये मूवी ट्रू स्टोरी पे बेस्ड है। जब 20 अप्रैल 2010 में डीप वाटर हॉरिजॉन के ब्लास्ट और ऑयल के फैलने से 11 वर्कर्स की डेथ हुई और 17 इंजर्ड हुए थे और उन्हें इस एक्सीडेंट की वजह से अरबों का लॉस हुआ था। मूवी के स्टार्ट में हम ऑयल पाइप लाइन देखते हैं जो समंदर के बॉटम तक जा रही होती है। उसे अंडर वाटर रोबोट से चेक किया जा रहा होता है। वहाँ सब ठीक तो होता है। चेकिंग के बाद रोबोट टॉप पे जाने लगता है। तभी हम देखते हैं कि बॉटम पे सीमेंट से बबल्स निकलने लगती हैं। फिर हम माइक और उसकी फैमिली को देखते हैं। माइक उन्हें बताता है कि नेक्स्ट 21 डेज के लिए मेरी ड्यूटी डीप वाटर हॉरिजॉन पे है और एक लड़की एंड्रिया वो भी वहाँ से एज अ ऑपरेटर काम करेगी। वो भी 21 डेज के लिए वहाँ जा रही होती है। फिर हम डीप वाटर हॉरिजॉन के मैनेजर जिम्मी को देखते हैं और वहाँ और भी वर्कर्स आते हैं। फिर वो सब हेलीकॉप्टर में बैठते हैं और डीप वाटर हॉरिजॉन पे पहुँच जाते हैं। ये एक मशीनरी है जो समंदर में बॉटम तक जाकर उसकी खुदाई करके ऑयल को निकालने का काम करती है। वहाँ पहुँच जिम्मी वहाँ बीपी कंपनी की टीम से पूछता है जिनकी इनसे पहले शिफ्ट थी कि आपने सीमेंट चेक कर लिया, वो सेट हो गया ना? तो वो लोग हाँ बोल देते हैं, लेकिन जिम्मी को ऐसा लगता है कि वो काम किए बगैर ही वहाँ से जा रहे हैं और वहाँ मेंटेनेंस का काम भी सही से नहीं हुआ होता। लैंडलाइंस भी बंद होती हैं और अलार्म भी ख़राब होते हैं। वहाँ एक बोट भी होती है जो नेवी से होती है। जिम्मी उनसे एंड्रिया से कांटेक्ट करने को कहता है तो वो एंड्रिया को बताते हैं कि जो मर्द तुम लोग निकालोगे यहाँ से, हमें वो मर्द रिसीव करने का ऑर्डर मिला है और फिर हम यहाँ से चले जाएंगे। फिर माइक जाकर ऑयल रिग ड्रिलिंग स्टार्ट करवाता है, लेकिन वर्कर्स उससे कहता है कि बीपी टीम ने सीमेंट टेस्ट भी नहीं किया। अगर हमने काम स्टार्ट करा तो ये रिस्की हो सकता है। तो जिमी और माइक बीपी कंपनी से मीटिंग करते हैं। जिमी डोनाल्ड से कहता है कि तुमने सीमेंट टेस्ट करवाए बगैर उन लोगों को वहाँ से भेज दिया, जबकि ये बात तुम जानते हो कि बहुत ही रिस्की है ये। और माइक कहता है कि वहाँ 390 मशीनरी खराब है जिसमें एसी, टेलीविजन, इंटरनेट सर्विसेज और स्मोक अलार्म और बहुत सी मशीन्स हैं। जिमी उनसे कहता है कि पहले हम टेस्ट करवाएंगे और फिर ही काम स्टार्ट करेंगे। फिर वो लोग नेगेटिव टेस्टिंग स्टार्ट करते हैं। वो लोग मशीन से प्रेशर देना स्टार्ट करते हैं जो 1000 तक ही रहना चाहिए। टेस्ट स्टार्ट करने के बाद प्रेशर एक्यूरेट होता है, लेकिन डोनाल्ड कहता है कि इस टेस्ट के बाद मड बाहर आना चाहिए, जो कि नहीं आया। इस ड्रिल पाइप में ज़रूर कहीं मड फंसा हुआ है, इसीलिए हम टेस्ट फिर से करेंगे और ये टेस्ट किन लाइन से करेंगे। फिर वो टेस्ट करते हैं और रिजल्ट नॉर्मल होता है, लेकिन वर्कर्स इस बात से परेशान हो रहे होते हैं कि किल लाइन और ड्रिल लाइन का प्रेशर सेम होना चाहिए, लेकिन वो सेम नहीं है। हम देखते हैं कि सीमेंट अपनी जगह से निकलने लगता है और अब वहाँ कुछ भी हो सकता था, लेकिन उन्हें इस बात का अंदाज़ा नहीं होता। फिर जिम्मी को वहाँ के वर्कर्स अप्रिशिएट करते हैं और जिम्मी स्पीच भी देता है। फिर उससे एक वर्कर कांटेक्ट करता है और बताता है कि टेस्ट नॉर्मल रहा, लेकिन प्रेशर सेम होना चाहिए, जो कि नहीं था। और डोनाल्ड काम स्टार्ट करने के लिए प्रेशर डाल रहा है, तो जिम्मी कहता है कि तुम स्टार्ट करवा दो काम, मैं फ्रेश होकर तुमसे मिलता हूँ। और वो अपने रूम में चला जाता है। फिर वो लोग मड निकालना स्टार्ट करते हैं। सब ठीक चल रहा होता है। फिर वो लोग हैवी मड निकालने से पहले नेवी को इन्फॉर्म करते हैं और मड निकालने का काम स्टार्ट कर देते हैं। पहले तो सब ठीक चल रहा होता है, लेकिन फिर प्रेशर बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। सब परेशान होने लगते हैं। वो कहते हैं कि हमें डोनाल्ड की बात नहीं सुननी चाहिए थी और फिर पाइपलाइन चेक करने वहाँ जाते हैं तो वहाँ से मड बाहर आने लगता है और पाइपलाइन फट जाती है और बहुत ही तेज़ी से मड बाहर निकलने लगता है। वर्कर्स किसी तरह पाइपलाइन का वॉल्व बंद करने में कामयाब हो जाते हैं। कुछ ही देर में प्रेशर बहुत ही पावरफुल हो जाता है और पहले से भी ज़्यादा प्रेशर से बाहर आने लगता है मड, जो हर तरफ फैल जाता है ऑयल के साथ। वहाँ के अलार्म भी ठीक नहीं होते कि किसी को पता चल सके कि हो क्या रहा है, लेकिन बात एंड्रिया को पता चल जाती है तो वो रेडियो से हेल्पलाइन पर कॉल ट्राई करती है। रिग में हर तरफ तबाही मची होती है और बहुत से लोग इंजर्ड भी हो जाते हैं। नेवी बोट दूरबीन से देखती है तो उन्हें भी कुछ गड़बड़ लगती है और एक बर्ड मड से लटपट हुआ उनकी बोट में आ गिरता है। वहाँ गैस लाइन भी लीक होने लगती है, जिस वजह से वहाँ ब्लास्ट हो जाता है और रिग पूरी तरह से तबाह हो जाती है। ब्लास्ट देखकर नेवी फौरन हेल्प के लिए कोस्ट गार्ड्स को कॉल करते हैं और हेल्प बुलवाते हैं। वो लोग सिचुएशन देखकर कोस्ट गार्ड को हेल्प के लिए भेज देते हैं। वहाँ माइक अपनी वाइफ से बात कर रहा होता है और उसे कुछ आवाज़ आती है जो उसकी वाइफ भी फील करती है। तभी इलेक्ट्रिसिटी भी चली जाती है
तो वो बाहर आकर हैरान हो जाता है कि ये क्या हो रहा है, और फिर वो फ़ौरन वहाँ से बाहर निकलने लगता है। वहाँ बाकी लोग भी अपनी जान बचाकर वहाँ से निकलने लगते हैं। नेवी बोट उनके पास कुछ लाइफ बोट्स भेजती है ताकि वहाँ क्रू मेंबर्स को रेस्क्यू कर लिया जाए। वहाँ हम जिम्मी को देखते हैं जिसे होश आता है और वो पूरी तरह इंजर्ड होता है क्योंकि उसकी बॉडी में कांच घुस जाते हैं और एक बहुत ही बड़े कांच का टुकड़ा वो अपनी टांग से निकालता है। वहाँ बहुत सारे क्रू मेंबर्स होते हैं लेकिन वहाँ जिम्मी नहीं होता, तो माइक जिम्मी को लेने वापस जाता है। आगे बढ़ते हुए उसे कुछ लोग मिलते हैं तो वो उन्हें रेस्क्यू बोट का रास्ता बताता है। आगे जाकर उसे जिम्मी मिलता है। वो बहुत ही ज़्यादा इंजर्ड होता है और उसकी एक आई भी इंजर्ड होती है। वो माइक से कहता है कि हमें कंट्रोल रूम में जाकर इस गैस को बंद करना होगा। कोस्ट गार्ड हेलीकॉप्टर में बैठकर रेस्क्यू के लिए निकल जाते हैं लेकिन वो लोग वहाँ से काफ़ी दूर होते हैं। फिर वो कंट्रोल रूम की तरफ जाने लगते हैं। वहाँ एक क्रेन वर्कर पे गिरने वाली होती है तो एक वर्कर देखकर उसे कंट्रोल करने लगता है और बाकी वर्कर्स लाइफ बोट में बैठने लगते हैं। तभी वहाँ ब्लास्ट होता है और जो आदमी क्रेन कंट्रोल कर रहा होता है वो जलकर मर जाता है। जिमी कहता है कि हम रिग के पाइप्स के कनेक्शन को ऑफ कर देंगे ताकि आग कंट्रोल हो सके, तो वो बटन प्रेस करते हैं लेकिन पाइप में ब्लास्ट होने की वजह से कुछ फंस जाता है और वो बंद नहीं हो पाते, जिस वजह से आग और भी ज़्यादा भड़क जाती है और इलेक्ट्रिसिटी भी ऑफ हो जाती है। तो दो वर्कर्स जनरेटर ऑन करने जाते हैं। बहुत मुश्किल से वो वहाँ पहुँचकर जनरेटर ऑन करते हैं और इलेक्ट्रिसिटी ऑन हो जाती है। अब वो फिर से रिग के पाइप्स ऑफ करने लगते हैं लेकिन वहाँ कोई प्रेशर नहीं आता और बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है। तो वो आगे रेस्क्यू बोट की तरफ जाने लगते हैं लेकिन कुछ लोग रेस्क्यू बोट लेकर चले जाते हैं। फिर कुछ लोग बाकी रहते हैं तो वो दूसरी लाइफ बोट में बैठते हैं और वहाँ ब्लास्ट हो रहे होते हैं। एंड्रिया और माइक बोट में बैठने जाते हैं लेकिन वहाँ ब्लास्ट हो जाता है और उन्हें वहाँ से दूर जाना पड़ता है। तो वो ऊपर की तरफ जाने लगते हैं। टॉप पर जाकर वो देखते हैं तो पूरा रिग तबाह हो चुका होता है और अब उनके पास समंदर में जंप करने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं होता। लेकिन एंड्रिया डर रही होती है और कहती है कि मैं जंप नहीं करूँगी। माइक उसे समझाता भी है लेकिन वो नहीं मानती, तो माइक उसे खींचकर समंदर में जंप लगा देता है। फिर वो दोनों भी रेस्क्यू कर लिए जाते हैं। अब सर्वाइवल्स लाइफ बोट में होते हैं। फिर जिमी क्रू मेंबर्स के नाम पुकारता है ताकि उन्हें जिंदा होने का पता चल सके। फिर वहाँ माइक और एंड्रिया भी आ जाते हैं। एंड्रिया उसकी जान बचाने के लिए माइक को थैंक्स करती है। उनके सामने पूरा डीप वाटर हॉरिजॉन तबाह हो जाता है। वो लोग बहुत उदास होने लगते हैं और फिर वहाँ हेलीकॉप्टर्स भी आ जाते हैं और उन्हें रेस्क्यू कर लेते हैं। फिर हम उनकी फैमिलीज को देखते हैं जो उनका इंतज़ार कर रहे होते हैं और उनसे मिलते हैं। उनके अंदर एक डर सा होता है क्योंकि जो उनके साथ हुआ वो बहुत ही नाकाबिले यकीन था। और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है।